हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एंड पैडागोजी करेंगे, जिसका चैप्टर 5 है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब होता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे होते हैं, जिनका बैकग्राउंड सेम नहीं होता है, जिनकी लैंग्वेजेस सेम नहीं होती है। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि जो एक टीचर होती है, जब वो एक डाइवर्स क्लासरूम में टीच करती है तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलता है, और इसी से बेस कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। इसमें बताया गया है टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम इज अ चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स कैपेबिलिटीज। इसमें बताया गया है कि जब एक टीचर क्लासरूम में टीच करती है, एक डाइवर्स क्लासरूम में टीच करती है, तो ये डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर वो बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है, उसकी बहुत कैपेबिलिटीज है, वो उसे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आते हो, बच्चों को सही तरीका से हैंडल करना आता हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो बच्चे उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हैं और जो बच्चों को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो, उसके लिए एक चैलेंज हो जाएगा उस बच्चे को सिखाने के लिए। उसके बाद बताया गया है इट ऑफर्स कॉग्निटिव एडवांटेजेस टू द टीचर, और ये ऑफर भी करता है कॉग्निटिव एडवांटेज टू द टीचर कि टीचर जो है उसे अच्छी तरीके से समझ सके, बच्चे को समझ सके। इट इज मोस्टली लाइकली दैट द न्यू लैंग्वेज टू बी टॉट मे नॉट इंटरेस्ट द लर्नर्स इनिशियली, बी दे लर्न इट बिट बाय बिट एंड गेट अप्लॉज और अप्रिसिएशन फॉर द अचीवमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि इट इज मोस्ट लाइकली, ये कभी कभी होता है कि जो न्यू लैंग्वेजेस क्लास में पढ़ाया जाता है, कभी कभी जो लर्नर्स होते हैं वो इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं देते। जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं देते हैं। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, लिटिल बिट लिटिल मतलब यहाँ पे धीरे धीरे वो जब लैंग्वेज सीखते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, उनके लिए क्लैपिंग वगैरह क्लासरूम पे होता है, जो उसके लिए एक अचीवमेंट है। तो फिर एट द मोमेंट वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे सीखने लग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना है। इंग्लिश इन इंडिया इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यहाँ पे बताया गया है इंग्लिश इंडिया में क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश इंडिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज है, क्योंकि और लैंग्वेज है क्योंकि ये जो है हर एक कंट्री में आपका इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि आप कोई भी कंट्री में चले जाइएगा, अगर आपको वहाँ का लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पता है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, a variety and range of English teaching situation prevail here owing to the twin factors of teachers' proficiency in English, the pupil exposure to English outside school। यहाँ पे बताया गया है इंडिया में जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंगली जो इंडिया में है, इंग्लिश टीचिंग सिचुएशन जो है वो प्रिवेल, मतलब कि इंडिया में क्या हो रहा है ना, हम लोग जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, वो लोग बुक्स से पढ़ाते हैं, और वो लोग जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लोग क्या करते हैं ना, जो ग्रामर पोर्शन होता है उसे रट्टा देने के लिए बोल देता है, रोट मेमोराइज करने के लिए बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रेफरेंसी होती है वो काफी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जो आउटसाइड द क्लासरूम जो होता है, वो लोग अपना एक्सपोजर करते हैं और अच्छी तरह के जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। स्पीकिंग लैंग्वेज एक अलग होता है और ग्रामर लैंग्वेज एक अलग होता है। जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलग होता है, जो हम लोग बात करते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताया गया है, क्योंकि स्कूल्स में जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, लेकिन जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं फॉर्म फिलअप करने के लिए, कोई रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, टिकट बनाने के लिए, चेक फिलअप करने के लिए, वहां पे हमें दिखेगा कि वहां का जो वर्ड्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, मेजर चैलेंजेस जो होते हैं इंडिया में टीचर फेस करते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस है वो देख लेते हैं। पहला है हमारा ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जैसे कि आरटीए 2009 के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि प्राइमरी सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक साथ होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम फेस होता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम लोग देखेंगे। ओवर क्राउडेड क्लासरूम जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली, पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द लर्नर्स। यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं
वो एक स्टूडेंट के ऊपर अच्छे से अटेंशन पे नहीं कर सकते हैं, लर्नर्स को पे नहीं कर सकते अटेंशन, जिसकी वजह से इंग्लिश जब वो पढ़ाती तो काफी इफेक्टिव नहीं होती है। सेकंड है हमारा, ऑल द लर्नर्स डोंट कम फ्रॉम द सेम सोशल लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। जो लर्नर्स होते हैं वो सेम सोशल लिंग्विस्टिक और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, वो डिफरेंट जगह से आते हैं। Division of class and group becomes difficult option. It is essential that the member of each group be naturally same. यहाँ पे बताया गया है कि डिवीजन करने भी, बच्चों को जो डिवीजन करते हैं हम ग्रुप में 5-5 करके या कोई एक्टिविटी करवाना होता है तो ये भी एक डिफिकल्ट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि सारे बच्चे सेम बैकग्राउंड से नहीं है, सब कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है, सब कोई को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। इट इज एसेंशियल दैट द मेंबर ऑफ ईच ग्रुप बी नेचुरली सेम। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा से जैसा लैंग्वेज या फिर कुछ ना कुछ उनका सेम होगा तो ही उन लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। द टीचर्स में फाइंड दैट दे हैव टू मेक अ फ्यू चेंजेस बिफोर द ग्रुप्स आर और हैप्पीली सेटल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि टीचर्स को भी टीचर्स हैव टू फाइंड आउट, उसे ये देखना होगा कि वो क्या क्या फ्यू चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि सारे ग्रुप में जो मेंबर्स है वो हैप्पीली सेटल्ड हो और हैप्पीली जो है ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट है हमारा स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल इन्वायरमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं, स्कूल वातावरण की बात करते हैं यहाँ पे, तो द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट एंड दिस में बी हार्ड टू हैव। यहाँ पे बताया गया है जो स्कूल में जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण होता है, उसमें कुछ नयापन और कुछ क्रियाशील होना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। पीयर टीचिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज आर रेयर इन इंडियन क्लासरूम। यहाँ पे बताया गया है जो इंडियन क्लासरूम में, जो इंडिया में स्कूल्स होते हैं, इसमें पीयर टीचिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज जो होते हैं बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर बच्चों को एक साथ हम लोग भेज देंगे रोल प्ले में या ग्रुप एक्टिविटीज में तो क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नॉइज होता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज बहुत कम इंडिया में देखने को मिलता है, बहुत कम रेयर स्कूल्स में ये सारे होते हैं। The class listen passively. The learners are not encouraged to ask question. यहाँ पे बताया गया जो क्लास होते हैं वो जो भी मतलब पढ़ाया जाता है, पैसिवली मतलब सिर्फ सुनते हैं, वो लोग एक निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुन रहे हैं और लर्नर्स को इनकरेज भी नहीं किया जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन पूछे। अगर आप कोई चैप्टर्स पढ़ा रहे तो सिंपली लोग बैठ के सुन रहे हैं और कोई उनका इंटरेस्ट भी नहीं कि कुछ क्वेश्चन पूछे, अब बस ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है उनका क्लासरूम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम की बात करते हैं हम लोग। The teaching of English in India has been text-oriented since the beginning as a result over after English being taught in school and college for several years. यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंग्लिश है इंडिया में, ये क्या किया गया, इट हैज बीन ओरिएंटेड मतलब इसको ऐसा शुरू से ही बना दिया कि बुक से ही आपको पढ़ाना है, ठीक है। और ये इंग्लिश बीइंग टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत सालों तक इसको मतलब पढ़ाया जाता है और बिगनिंग से उनको बता दिया जाता है कि आपको बुक ही फॉलो करना पड़ेगा, वर्ब का V1, V2, V3, V4 मतलब फॉर्म करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो आपको सारे वर्ब फॉर्म सीखने पड़ेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के सारे स्ट्रक्चर सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं या स्पोकन इंग्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ क्या है, टेक्स्ट ओरिएंटेड है, जिनको ऑलरेडी हम लोगों ने बिगनिंग से, स्टार्टिंग से लेके कॉलेजेस तक हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको मतलब बना के रख दिया। सेवरल ईयर्स बच्चे जो है स्कूल्स में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लैंग्वेज है वो अच्छा नहीं होता, बहुत कम ही स्कूल्स में अच्छे मतलब प्राइवेट स्कूल में अच्छे पढ़ाए जाते हैं। लर्नर्स फेल टू लर्न लैंग्वेज, दे फेल टू राइट इन एक्सेप्टेबल इंग्लिश, यूज अप्रोप्रिएट इंग्लिश एंड कन्वर्स इन इंग्लिश। यहाँ पे बताया गया जिसकी वजह से लर्नर्स जो होते हैं फेल हो जाते हैं, लर्न करने में फेल मतलब एग्जाम में नहीं, एग्जाम के अलावा जैसे फेल हो जाते हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए, फेल हो जाते हैं एक अच्छी तरीका के, एक प्रॉपर इंग्लिश में कुछ एप्लीकेशन हो गया या कुछ सेंटेंसेस लिखने के लिए, या फिर इंग्लिश में अच्छी तरीका से कन्वर्सेशन करने के लिए क्या होते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी बुक ओरिएंटेड मतलब बुक से ही उनका कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि बुक से ही आपको पढ़ना है, बुक से ही आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलाज होते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद करके आप स्पोकन सीख सकते हैं। तो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स तो हिंदी में बोलते हैं गलत पठन। इसमें बताया गया है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स अमंग लर्नर्स पोज आर मेजर चैलेंज फॉर टीचर्स हु हैव टू टीच इंग्लिश टू देम। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि जो गलत बच्चे अगर गलत कुछ वर्ड सीख जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, उसको लाइफ लॉन्ग तक ही उसको अपने साथ रखते हैं।
गलत तरीके से पढ़ने का आदत हो जाता है उनका, जो बहुत ही बड़ा उनके लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है बीच में। उन लोगों को उससे बाधाएं उनके पास आती है, जैसे कि अगर उनको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जैसे कि ववल्स, हम लोग कॉन्सोनेंट ववल्स बोलते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे जो है ववल्स बोलते हैं, क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो मतलब उन्होंने गलत बोला और वही कॉन्सेप्ट उनका दिमाग में बैठ गया, उसी से वो लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। सम स्टूडेंट रीड बाय पुटिंग फिंगर ऑन सम वर्ड्स विच हिंडर्स देयर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे बताया गया है कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जब वो लोग पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो वर्ड्स है उसमें हाथ डाल के, उंगलियां डाल के पढ़ते हैं, जिससे उनके इसमें भी एक बाधा होती है, क्योंकि उनके जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। सम चिल्ड्रन मूव बैकवर्ड रादर देन गोइंग फॉरवर्ड एंड मेनी टाइम्स दे रीड इन लो ममरिंग साउंड। यहाँ पे बताया गया है कुछ बच्चे होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड, मतलब उनकी जो वॉइस होती है, स्पीच होती है, जो साउंड होती है, जिस तरीका से बात करने का तरीका होता है, वो आगे जाने के अलावा उनका पीछे आते रहता है, उनकी साउंड नीचे हो जाती है। और ममरिंग मतलब ना फुसफुसा के पढ़ना, अपने में पढ़ना कि किसी उसके बगल वाले को भी पता ना चले। तो इस तरीका की प्रॉब्लम जो होती है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स इसको बोला जाता है, जो काफी स्टूडेंट फेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का अभाव। इसमें बताया गया है इट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम फॉर अ स्टूडेंट एज इंग्लिश हैज अ वास्ट वोकैबुलरी अलॉन्ग विथ न्यूमरस होमोफोन्स एंड फ्रेजेस, वर्ब एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी फेस करने को पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में वास्ट वोकैबुलरी मतलब इंग्लिश में एक वर्ड्स के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीका से मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं है या कोई विलेज से आता है, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, क्योंकि उसमें जैसे कि इसमें न्यूमरस होमोफोन्स एंड फ्रेजल वर्ब्स एक्स्ट्रा होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज याद करने के लिए एक स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करने मिलता है। नेक्स्ट है हमारा while teaching English in a class, correcting spelling and pronunciation of the word is a big challenge for a teacher। यहाँ पे जब कोई इंग्लिश टीचर क्लास में पढ़ा रही है क्लासरूम में, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है उसके लिए? करेक्टिंग स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। जो स्पेलिंग होती है उसका करेक्शन वर्क करना, प्रोनाउंसिएशन उनको बताना, ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम है, बहुत ही बिग चैलेंज है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस इज क्रिएटेड होली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बताया गया इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीका से इंडिया में रखा गया है, एक सिलेबस के तौर पर रखा गया कि इनको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट तक ही इसकी सीमित है। इंग्लिश को पढ़ाना है, इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट करना है और फिर उनका एग्जाम लेना है, तो इतना ही सीमित करके रखा गया इंग्लिश को। As a result, the content does not focus on raising the level of communicative competence of a student and is confined to solving the examination paper. Now यहाँ पे बताया गया है इनकी कन्फाइंड मतलब सीमित, इनका सीमित इतने तक ही होता है कि द कंटेंट डज नॉट फोकस, और ये कंटेंट फोकस नहीं करता उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनकी क्षमता में, और जहां तक उनकी जो स्टूडेंट उसकी जो क्षमता होती है वो सीमित हो जाती है तक कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर में अपना आंसर लिखना है, 10 है, इतने तक ही करते, उससे आगे वो लोग बढ़ते ही नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम। जो इंग्लिश है इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, जो पुराने मेथड्स है वो एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल, जो मटेरियल होते हैं, जो चीज की जरूरत पड़ती है उसकी कमी की कारण। ऑल दी अबव, नॉन ऑफ दी अबव, तो दोनों ही सही है यहाँ पे 1 और 2, तो अपर में ऑल ऑफ दी अबव, नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज। एनसीएफ की अकॉर्डिंगली जो इंग्लिश कौन सा लैंग्वेज है? सेकेंड फॉरेन, फर्स्ट ग्लोबल, तो हमारा 4th का आंसर सही है, ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर विल ट्रीट अ चाइल्ड विद सम लर्निंग डिसेबिलिटी। एक अच्छी टीचर क्लास में एक बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है उसको किस तरीके से ट्रीट करेगी, किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेगी? इग्नोर द स्टूडेंट कंप्लीटली, उसे इग्नोर करेगी, उसे नजरअंदाज करेगी क्लासरूम पे पर्सनलाइज अटेंशन, उसे उसके पास जाके पर्सनलाइज मतलब पर्सनल अटेंशन पे करेगी। मोटिवेट द स्टूडेंट टू लर्न,
तो यहाँ पे बोथ 2 and 3, तो बोथ 2 and 3। देखिए आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है जो सफर कर रहा है डिसेबिलिटी से, तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको उसके लिए स्पेशल अटेंशन पे करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो स्टूडेंट और ज्यादा अधिक से ज्यादा लर्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, when learners have diverse linguistic background the teacher should। जब learners का they have diverse linguistic background, उनके पास different backgrounds होंगे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? फॉर्म अ ग्रुप इन अकॉर्डिंग विद their linguistic background। अब टीचर सबके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग तो ग्रुप नहीं बनाएगी। स्टार्ट द क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मतलब टीचर आएगी क्लास में और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें बच्चों को अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना हो, जैसे कि हाउ यू आर गोइंग टू सेव द रेनी वाटर, और इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट यू गोइंग टू डू। तो ये सारे क्वेश्चन में क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है, दिमाग से सोचना पड़ता है, उसके बाद आंसर देना पड़ता है। तो ये सब अगर करेंगे बच्चे तो टीचर्स किस तरीका से ये कर सकते हैं। या यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोच, तो यहाँ पे सही आंसर है यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोच। अगर बच्चे जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से है तो टीचर्स को फॉर्म ग्रुप नहीं करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, उनको मल्टीलिंगुअल जो है अप्रोच यूज करना चाहिए कि सारे बच्चे जो है उनके साथ घुल मिल जाए और अधिक से ज्यादा जो है उनकी लैंग्वेजेस को समझे और उनकी जो कॉन्सेप्ट है टीचिंग वे में उसको उसमें पार्टिसिपेट करे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उसका क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। इंग्लिश को डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ में यूज करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को अगर कहीं किसी को थैंक यू बोलना है, मैं कमेंट बोलना है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन में उनको पढ़ाना, उनको मतलब यूज किया जाता है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर मैं गो टू द रेस्टरूम में बोला, तो ये डिफरेंट सिचुएशन में वो लोग इंग्लिश सीखते हैं। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, बात करने के लिए ब्रिटिश जो वर्ड्स होते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो उस तरीका से। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, सिर्फ मार्क्स स्कोर करने के लिए एग्जाम में। या नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश जो ग्रामर होता है इंग्लिश का वो सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी, जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल में, इसका होता है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। जैसे कि बच्चे कहीं पर भी जा रहे हैं तो वो लोग गुड मैनर्स सीखते हैं कि मैं आई गो टू द डांस रूम क्लासेस मैम, मैं आई गो आउट मैम। तो इस तरीके के वर्ड जो होते हैं, इस तरह सेंटेंस है वो अपने थ्रू द लाइफ सिचुएशन में बोलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।